गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला स्टेप आपको समझाने जा रहा हूँ। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मैं कंटेंट आपके सामने प्रत्यक्ष कर रहा हूँ उसको समझने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, और यदि कोई कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। मेरा आपसे ही रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि जो भी कमेंट हो आप लोग निर्भीक भाव से करें, ताकि मुझे आपका सुझाव प्राप्त हो और मैं आपके सुझाव का पालन करते हुए मैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूं। धन्यवाद। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यूड। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को रूल 18 से। देखिए रूल नंबर 18 क्या कह रहा है। नाउन एंड verb is always in singular form after many men, many an and more than one, more than one और many a अथवा an। मतलब many a अथवा an और more than one के बाद में जो भी वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। many a अथवा an और more than one के बाद में जो भी वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1, मैनी ए मैन किल्ड। ठीक है, मैनी ए मैन, ध्यान रखिए, मैनी ए मैन, मैनी ए मैन, इसके बाद में यदि कहने का मतलब है कि मैनी ए अथवा एन के बाद में जो भी आपको नाउन रहता है तो उसके अनुसार यहाँ वर्ब जो रहेगा
हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप वाज लगा सकते हैं या इज भी लगा सकते हैं। तो मैनी ए मैन वाज किल्ड। दूसरा, मोर देन वन। मोर देन वन के बाद में, मोर देन वन के बाद में भी नाउन में वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोर देन वन बुक स्टोलन है, तो यहाँ पर वाज। ठीक है, तो मैनी ए मैन, मैनी ए के बाद में, मैनी ए के बाद में या मैनी एन के बाद में, इसको ऐसे स्पष्ट कर लीजिए, मैनी ए अथवा मैनी एन के बाद में यदि कोई नाउन रहता है तो वो भी हमेशा सिंगुलर रहेगा, और उसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। काहे कि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब रहता है, ये आपको बताया जा चुका है, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी यही है कि जिस नंबर पर्सन का सब्जेक्ट होता है उसी नंबर और पर्सन का उसका साथ में आने वाला वर्ब होता है। तो यदि मान लीजिए कि मैनी ए मैन, कहने का मैनी ए मैन जो ए नाउन है सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर के बाद में जब उसका वर्ब होगा तो वो भी सिंगुलर ही रहेगा। वाज रह सकता है, सेंटेंस के अनुसार वाज आ सकता है आ सकता है, इज भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद में आपका जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसलिए मोर देन वन बुक वाज, मैनी ए मैन वाज। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 19, ये देखिए रूल नंबर 19 क्या कहता है। व्हेन, स्टेटमेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो रूल का जो स्टेटमेंट है, नियम है, उस पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन stands between more, between more and than one। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 19 जो रूल है वो क्या बता रहा है आपको कि व्हेन प्लूरल नाउन, व्हेन प्लूरल नाउन स्टैंड्स बिटवीन मोर एंड दैन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मोर और दैन वन के बीच में, मोर और दैन वन के बीच में यदि कोई प्लूरल नाउन हो तो उसका वर्ब क्या होगा, तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है ना, द प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड।
एक बार और जो रूल नंबर 19 है उस पर आप ध्यान दीजिए। रूल नंबर 19 में ये कहा गया है कि जब मोर और देन वन के बीच में, मोर और देन वन के बीच में यदि कोई नाउन प्लूरल हो, मोर और देन वन के बीच में जो नाउन होगा यदि वो प्लूरल होगा तो उसका आगे आने वाला, उसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यदि मोर और देन वन के बीच में आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ये तो नियम पहले से ही माने स्पष्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। ये कोई नई बात नहीं है। इसमें खाली यही आपको थोड़ा कंडीशन है कि मोर और देन वन के बीच में यदि प्लूरल नाउन है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मोर बुक्स देन वन यहाँ देखिए अभी क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पर मोर और देन वन, मोर और देन वन के बीच में जो नाउन है वो प्लूरल है। ठीक है, यही रूल में कहा गया है कि यदि मोर और देन वन के बीच में यदि कोई नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो देखिए यहाँ पर मोर और देन वन के बीच में यहाँ पर बुक्स है जो नाउन है और प्लूरल है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगा यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी आप यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं और वेयर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, आर भी लगा सकते हैं और वेयर भी लगा सकते हैं। आर सोल्ड या वेयर सोल्ड कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इस नियम पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मोर काउच देन वन, यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या आ गया। देखिए यहाँ पर मोर और देन वन के बीच में जो काउज है नाउन है और वह भी प्लूरल है, तो इसके साथ में जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यानी यदि मान लीजिए कि यहाँ पर माने आर वाइट लगा सकते हैं, वेयर वाइट भी लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। इसलिए आप यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं। मोर काउज देन वन आर वाइट। ठीक है, क्लियर हो? मैं समझ रहा हूँ कि आपके सामने यह स्पष्ट हो चुका होगा कि यदि मोर और देन वन के बीच में यदि कोई नाउन प्लूरल हो तो उसके साथ में आने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक तो और ले लीजिए। मोर मेन देन वन, क्या लिखा देखिए यहाँ पर मोर मेन देन वन। ध्यान दीजिए ये मोर है और ये देन वन है, इसके बीच में जो नाउन आया है प्लूरल होगा, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आर ऑप्शन लगा सकते हैं
या वी आर एब्सेंट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मोर मेन देन वन वी आर एब्सेंट। ओके, अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नियम को अच्छी तरह फॉलो कीजिएगा, कहीं भी आपको सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में कहीं आपसे गलती नहीं होगी। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप सही रूप से पालन कर लेते हैं, कंसेप्ट कर लेते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आधा ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेरे विचार के अनुसार। अच्छा, अब आगे देखिए, रूल नंबर 20 क्या कह रहा है। Some subjects are joined together by the following words. As रूल नंबर 20 क्या कह रहा है कि सम सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फॉलोइंग वर्ड्स, माने कुछ ऐसे 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जो आपस में एक साथ, टुगेदर माने होता है एक साथ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। किन किन शब्दों से जुड़े होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे एज वेल एज, along with, together with, along with, together with, together with, and not, and not, like, unlike, including, like, unlike, including, but, except, besides, etc। देखिए, अब पूरा नियम आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सम सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो फॉलोइंग वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं, ये जो नीचे में जो वर्ड्स दिए गए हैं, यही आपको फॉलोइंग वर्ड्स है। फॉलोइंग वर्ड्स में कौन कौन है? एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, etc। ये जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं, तो ऊपर में नियम बता रहा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इन शब्दों के द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना।
कुछ ऐसे सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक साथ इन शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, इन शब्दों के द्वारा आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। तब यदि ऐसा आपको कहीं मिलता है कि जो सब्जेक्ट यदि इन शब्दों के द्वारा एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर वर्ब का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो ये जो है तो सच कंडीशन the verb is required as the first word before these words. देखिए अब ये आपका पूरा रूल हुआ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ और कि यदि कुछ सब्जेक्ट्स या नाउन एक साथ इन शब्दों के द्वारा जुड़े हुए हों तो वहाँ पर हम वर्ब का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए सच कंडीशन द वर्ब इज रिक्वायर्ड एज द फर्स्ट वर्ड बिफोर दीज वर्ड्स। तो इन शब्दों के पहले जो आने वाला नाउन होगा उसी के अनुसार उसका वर्ब होगा, ठीक है ना। तो सच कंडीशन द वर्ब इज रिक्वायर्ड एज द फर्स्ट वर्ड बिफोर दिस वर्ड्स। मतलब इन शब्दों के पहले यदि दो सब्जेक्ट एक साथ आपस में जुड़े हुए हों इन शब्दों के द्वारा, तो इन शब्दों के पहले जो आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आगे उसका वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही एज वेल एज his children is honest। देखिए थोड़ा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल पर पहले आप नियम को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, ही एज वेल एज हीज चिल्ड्रन, हीज चिल्ड्रन। ध्यान दीजिए यहाँ पर ही और हीज चिल्ड्रन ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, ही भी सब्जेक्ट है और हीज चिल्ड्रन भी सब्जेक्ट है और इन दोनों सब्जेक्ट को एज वेल एज के द्वारा एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो यहाँ जो वर्ब इज आया वो इज किसके अनुसार आया, ये एज वेल एज के पहले जो ही है इसी के अनुसार यहाँ पर इज आया। ये नियम बता रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट जैसे ही और ही चिल्ड्रन ये दो सब्जेक्ट हैं और इन दोनों को एज वेल एज के द्वारा एक साथ जोड़ा हुआ है, तो जो आगे जो वर्ब होगा वो किसके अनुसार होगा, ही चिल्ड्रन के अनुसार होगा या ही के अनुसार होगा। नहीं, ही के अनुसार ही वर्ब होगा, क्योंकि नियम यही कहा गया है कि एज वेल एज के पहले जो आने वाला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टीचर
टुगेदर विथ द टीचर, टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स, प्रेजेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर द टीचर एक सब्जेक्ट है और हिज स्टूडेंट्स भी एक सब्जेक्ट है। द टीचर एक सब्जेक्ट है और हिज स्टूडेंट्स भी एक सब्जेक्ट है, और इन दोनों सब्जेक्ट को एक टुगेदर विथ के द्वारा जोड़ा हुआ है। तो वर्ब जो है इसके अनुसार होगा कि इसके अनुसार होगा? नहीं, नियम बता रहा है कि जो टुगेदर विथ के पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब होगा। तो द टीचर आपका जो है सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा, और यहाँ बोल देखिए, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स। ध्यान दीजिए, द थीफ एंड नॉट, देखिए यहाँ पर एंड नॉट आया हुआ है, एंड नॉट, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स फाउंड गिल्टी। ध्यान दीजिए यहाँ पर नियम पर ध्यान देते हुए यहाँ देखिए, द थीफ एक सब्जेक्ट हुआ और हिज सन्स भी एक सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट को एंड नॉट के द्वारा एक साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ जो वर्ब होगा वो किसके अनुसार होगा? द थीफ के अनुसार होगा, ठीक है ना। तो द थीफ जो है आपका सिंगुलर नाउन है, तो उसका वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो आपको जो कनेक्टिंग वर्ड हैं, ये जितने एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये जो है कनेक्टिंग वर्ड हैं। इनका काम है दो सब्जेक्ट को एक साथ में आपस में कनेक्ट करना। तो ये सब कनेक्टिव वर्ड हैं, तो ये दो सब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो वर्ब का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इन कनेक्टिंग वर्ड के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम वहाँ वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, द थीफ एंड हिज सन्स, और इन दोनों सब्जेक्ट को एंड नॉट के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ जो वर्ब होगा, इनके पहले जो आने वाला जो सब्जेक्ट है द थीफ, इसके अनुसार यहाँ वर्ब होगा। तो द थीफ जो है आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा, यानी ईज भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। ईज लगाइए या वाज लगाइए, ठीक है। दोनों सिंगुलर वर्ब है। एक तो एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ, द रॉबर विथ ऑल हिज, द रॉबर with all his friends, all his gang, all his gang members अरेस्टेड। देखिए क्या हमने लिखा है यहाँ पर, द रॉबर, ये आपका एक सब्जेक्ट है और हीज गैंग मेंबर दूसरा सब्जेक्ट है। इन दोनों सब्जेक्ट को ये जो कनेक्टिंग वर्ड जो है विथ ऑल के द्वारा कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब जो होगा द रॉबर के अनुसार होगा।
द रॉबर आपका सिंगुलर है। यदि एस रहता तो ए प्लूरल हो जाता, तब वहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब होता। ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए द रॉबर जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वाज भी लगा सकते हैं या वेयर भी लगा सकते हैं। सॉरी, वाज, सॉरी वेयर नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? तो द रॉबर विथ ऑल हिज गैंग मेंबर वाज अरेस्टेड। ठीक है ना? अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कनेक्टिंग वर्ड हैं और इन कनेक्टिंग वर्ड के द्वारा यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब का निर्धारण हम जो इन कनेक्टिंग वर्ड के जो पहले आने वाला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब वहाँ पर माने रखेंगे। अब आगे देखिए, अगला रूल देखिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 21। देखिए रूल नंबर 21 क्या बता रहा है आपको। तो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर connected by not only by not only but also। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 21 क्या बता रहा है कि जब व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड, the two subjects are the when two subjects are connected by not only but also। ठीक है ना? तो यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा कनेक्ट किया जाए, दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा कनेक्ट किया जाए तो वहाँ पर वर्ब का निर्धारण कैसे करेंगे? तो वहाँ पर जो वर्ब होगा वो आपको द वर्ब is required as the last subjects, as the last subject। तब देखिए क्या होता है, नियम को अच्छी तरह फॉलो कीजिए। जब जब दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो द वर्ब इज रिक्वायर्ड एज द लास्ट सब्जेक्ट। ये जो लास्ट सब्जेक्ट, तो वहाँ जो वर्ब होगा वो जो बट आल्सो के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार उसका वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे
नॉट ओनली राम, ठीक है, बट आल्सो श्याम देखिए क्या लिखा गया, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम एब्सेंट। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा। वर्ब जो यहाँ जो वर्ब होगा इस राम के अनुसार होगा या कि श्याम के अनुसार होगा, यही इसमें समझना है, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब हुआ ये राम और श्याम को, राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। राम एक सब्जेक्ट है और श्याम भी एक सब्जेक्ट है, और दोनों को नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा कनेक्ट किया गया है। रूल में यही कहा गया है कि राम भी एक सब्जेक्ट है, श्याम भी एक सब्जेक्ट है, और इन दोनों सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो अब जो वर्ब होगा वो किसके अनुसार होगा, राम के अनुसार होगा या श्याम के अनुसार होगा। तो नियम ये कहता है कि जो लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार ही वर्ब होगा। तो लास्ट में आपका श्याम है तो श्याम के अनुसार वहाँ वर्ब होगा। तो श्याम जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इज भी लगा सकते हैं और वाज भी लगा सकते हैं, जैसा कि सेंटेंस का प्रारूप है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल और देखिए। तो ये क्लियर हो गया कि यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा जोड़ा जाए तो जो भी वर्ब होगा वो जो लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल और लीजिए, समझ में आ जाएगा। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर्स, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया। देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक आपका स्टूडेंट और एक आपका द टीचर्स, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स और द टीचर्स ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट किया गया है। तो वर्ब किसके अनुसार होगा, जो लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब होगा। तो लास्ट का जो सब्जेक्ट है वो देखिए क्या है, प्लूरल है, तो उसका वर्ब क्या होगा, प्लूरल, ठीक है ना। यदि लास्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, लास्ट का सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो लास्ट का सब्जेक्ट यहाँ टीचर्स जो है आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो क्या होगा, वेयर भी लगा, वेयर होगा, वेयर एब्सेंट, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि यदि नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा दो सब्जेक्ट को यदि आपस में जोड़ा जाए तो वहाँ वर्ब का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो लास्ट में यानी बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसी के बाद में उसी के अनुसार सब्जेक्ट होगा। यदि बट आल्सो के बाद में यदि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। बट आल्सो के बाद यदि जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी उसका प्लूरल होगा, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों मैं आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्जेक्ट और वर्ब का जो क्लास है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।